मधु, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा। सोहन एक गरीब मोची था जो अपनी छोटी सी झोपड़ी में काम करता था। ठंडी रातों में जब हड्डियां कांप रही होती थी, वह अपनी अंगुलियों को सिकुड़े हुए जूतों को ठीक करने में लगा रहता था। मधु, जो उसकी पत्नी थी, और उसकी बेटी टीना दोनों ठंड से सिकुड़ती, लेकिन सोहन ने कभी भी अपनी तकलीफों का जिक्र नहीं किया। सुबह का समय सोहन अपनी झोपड़ी से बाहर निकलता है। हाथ में कुछ बने हुए चप्पल और एक पुराना थैला पकड़े हुए धीरे धीरे बाजार की ओर बढ़ता है। चप्पल ले लो चप्पल, सोहन के हाथ की मजबूत चप्पल, ठंडी सहने वाली टिकाऊ और सस्ती चप्पल। चप्पल ले लो चप्पल। कितने की है ये चप्पल? सिर्फ 100 रुपए भाई साहब। यह तो बहुत महंगी है। 50 में देना है तो दो, वरना रहने दो। भाई साहब, इसमें 80 की तो मेरी लागत ही है। सिर्फ 20 रुपए का मुनाफा रख रहा हूँ। अगर इतना भी नहीं होगा तो परिवार को क्या खिलाऊंगा। अच्छा ठीक है, मुझे नहीं लेना। वैसे भी इस ठंड में कौन चप्पल पहनता है, हम लोग जूते पहनते हैं। ये कहते हुए ग्राहक आगे बढ़ जाता है। सोहन के चेहरे पर थकान और चिंता के भाव साफ दिखते हैं, लेकिन वह फिर भी आवाज लगाता है। चप्पल ले लो चप्पल, मजबूत और टिकाऊ चप्पल, सोहन के हाथ की मेहनत। चप्पल ले लो चप्पल। कुछ लोग आते हैं, लेकिन जल्द ही मुंह फेर कर चले जाते हैं। एक व्यक्ति पास आता है और सोहन को नजरअंदाज करते हुए कहता है, हमें कोई जरूरत नहीं है, और ठंड भी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में हम लोग जूते पहनते हैं, चप्पल नहीं। लेकिन भाई साहब, यह चप्पल बिल्कुल नए हैं। देखो, यह ठंड से बचाएंगे। क्या यह ठंड में चप्पल पहनने से कोई फायदा होगा? ठंड तो फिर भी अंगुलियों में लगेगी। इसलिए हम सबको चप्पल नहीं चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर सोहन अपने हाथ में चप्पल पकड़कर मायूस मन से घर लौटता है। कल फिर कोशिश करूंगा, उम्मीद पर दुनिया कायम है। क्या हुआ जी, कुछ लेकर नहीं आए हो? आज भी खाली हाथ ही क्यों लौट आए? आज एक भी चप्पल नहीं बिका क्या? हुआ तो कुछ नहीं, बस कोई नहीं रुका। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि लोग जल्दी जल्दी घर लौट गए। एक भी चप्पल नहीं बिकी। अब क्या करेंगे? घर में राशन भी खत्म हो गई है। कल फिर से कोशिश करूंगा। जब तक तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ना हो, तब तक मैं नहीं रुकूंगा। अब और कितने दिनों तक इसी तरह इंतजार करोगे? अभी वह बात कर ही रहे थे, तभी उनकी बेटी टीना वहां पर आई। पापा, पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या आप मेरे लिए एक स्वेटर ला दोगे? बेटा, मैं भी तुम्हारे लिए एक स्वेटर खरीदना चाहता हूँ। जल्द ही तुमको एक स्वेटर लाकर दूंगा। टीना समझ चुकी थी कि अभी उसके पापा के पास पैसे नहीं हैं। टीना उदास होकर चुप हो जाती है। ठंड इतनी तेजी से बढ़ी कि उस रात टीना को तेज बुखार हो जाता है। मधु घबराकर सोहन को आवाज देती है, सोहन, सुनिए जी, कुछ जल्दी करो। टीना की तबीयत बहुत बिगड़ रही है। सोहन घबरा जाता है और तुरंत अपनी झोंपड़ी से बाहर निकलता है। वह गांव के राजेश जमींदार से मदद लेने के लिए नहर के पास जाता है, जहां राजेश जमींदार अपने लोगों के साथ खड़ा है। अरे सोहन, यहाँ क्यों आए हो? तेरा काम तो सिर्फ झूठे बहाने बनाना है। अब क्या चाहिए? मालिक, मैं जानता हूँ कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करते,
लेकिन इस बार मेरी बेटी की जान का सवाल है, थोड़ी मदद कर दीजिए। ठीक है, ये ले पैसे, लेकिन सुन, अगर समय पर नहीं लौटाए तो तेरी झोपड़ी भी नीलाम कर दूंगा, समझा? धन्यवाद मालिक, मैं वादा करता हूँ समय पर चुका दूंगा। सोहन पैसे लेकर तेजी से वेद के पास भागता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है और उसके मन में सिर्फ टीना को बचाने की ही फिक्र थी। वैद्य जी, जल्दी चलिए, मेरी बेटी की हालत बहुत खराब है। वेद तुरंत अपना बैग उठाता है और सोहन के साथ उसके घर पहुंचता है। टीना को देखकर वह तुरंत उसका इलाज शुरू करता है। थोड़ी देर बाद वेद गहरी सांस लेते हुए सोहन से कहता है, सोहन, सही समय पर बुला लिया तुमने हमें। अगर तुम थोड़ा और देर करते तो बात बिगड़ सकती थी। अब चिंता मत करो, टीना ठीक हो जाएगी, लेकिन उसे गर्म कपड़ों और सही खान पान की सख्त जरूरत है। जी वैद्य जी, आपने मेरी बेटी को बचा लिया। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये तो मेरा फर्ज है सोहन, लेकिन अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि टीना को पूरा आराम दो और उसका ध्यान रखो। मधु उसकी ओर देखती है और उसकी आंखों में राहत के आंसू भर आते हैं। सोहन, तुमने हमारी बेटी की जान बचा ली। आज हम बहुत डर गए थे। मधु, मैं तुम दोनों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। टीना को सुलाकर सोहन जूतों की मरम्मत करने बैठ गया। झोपड़ी में ठंड अंदर घुस रही थी। इतनी ठंड में काम क्यों कर रहे हो जी? आराम कर लो। ये जूते ठीक करने हैं, नहीं तो और मुसीबत होगी। सोहन, ये ठंड हर दिन बढ़ती जा रही है। हमें तो जैसे तैसे सहना पड़ता है, लेकिन टीना अभी छोटी बच्ची है, उसके लिए कुछ करना होगा। मैं समझता हूँ मधु, दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि उसके लिए एक स्वेटर ला सकूं। अगर आपने पहले एक स्वेटर ले लिया होता तो हमें जमींदार से पैसे उधार नहीं लेने पड़ते और टीना भी नहीं बीमार पड़ती। अगर अब उसे फिर से कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? सोहन, इस बार टीना के लिए स्वेटर लाना बहुत जरूरी है। टीना की जान बच गई, लेकिन उस कर्ज का बोझ आज भी मेरे सर पर है। सोहन, हम कब तक इस गरीबी के जाल में फंसे रहेंगे? तुम दिन रात मेहनत करते हो, फिर भी हमारे हालात क्यों नहीं सुधरते? जल्द ही सुधरेंगे। सोहन बाहर अलाव की ओर देखता है और उसके चेहरे पर चिंता और दृढ़ता दोनों साफ नजर आती हैं। वह मन ही मन सोचता है, अब और इंतजार नहीं कर सकता। इस बार चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं अपनी बेटी को इस ठंड से बचाऊंगा। यह ठंड मेरी बेटी टीना और मधु को खत्म कर देगी, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना पैसे हैं, ना उम्मीद। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन मधु की भी तबीयत ठंड से बिगड़ जाती है। उसका शरीर बुखार से तप रहा था और वह कमजोरी की वजह से ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। टीना डर के मारे रोने लगी थी। कुछ नहीं होगा बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगी। माँ, तुम ठीक नहीं लग रही हो। तुम्हें तो बहुत चक्कर आ रही है। तुम बहुत कमजोर हो गई हो। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। मधु की आंखों में एक गहरी चिंता और डर था, लेकिन उसने टीना से कुछ भी नहीं कहा। वह जानती थी कि अगर उसने अपने हालात के बारे में सोहन को बताया तो वह अपना घर भी बेचकर उसका इलाज करवाएगा। वह नहीं चाहती थी कि उसका पति परेशान हो। एक दिन मधु इतनी कमजोर हो जाती है कि वह गिर जाती है। टीना घबराती हुई दौड़ती हुई उसकी ओर आती है। माँ,
माँ क्या हुआ तुम्हें? माँ माँ तुम कैसे गिर गई? टीना मुझे 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 एक बहुत खराब बीमारी हो गई है। मैं कई दिनों से बीमार हूँ बेटा, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताया ताकि तुम दोनों परेशान ना हो जाओ। मैं नहीं चाहती बेटा कि तुम परेशान हो, इसलिए मैंने यह सब कुछ छुपाया। मधु ये कहकर फिर से बेहोश हो जाती है। बाबा 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 जल्दी आओ, देखो ना बाबा माँ को क्या हो गया है। सोहन भागते हुए आता है। क्या हुआ मधु, तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ जी, तुम चिंता मत करो। सोहन को अपनी पत्नी की हालत देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। सोहन मधु को देखकर घबरा जाता है। मधु यह क्या हो गया? तुम्हारे हाथ पैर इतने ठंडे क्यों पड़ गए हैं? तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए आग का इंतजाम करता हूँ, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगी। सोहन मेरी फिक्र मत करो, टीना का ख्याल रखना। अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो मधु? सोहन मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मैं इसे और नहीं छिपा सकती हूँ। शायद मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा, माफ करना सोहन। मैं तुम्हारे और टीना के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाऊंगी। फिर मधु सोहन के कान में धीरे से कुछ कहती है जिससे टीना कुछ सुन ना पाए। सोहन उसकी बात सुनते ही बुरी तरह से चौंक जाता है। वह अपनी झोंपड़ी से बाहर निकलता है और तेज कदमों से राजेश जमींदार की घर की ओर बढ़ता है। जमींदार अपने आंगन में बैठा हुक्का पी रहा था। सोहन वहां पहुंचता है और झुककर विनती करता है। मालिक, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, उसकी जान खतरे में है, कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं कड़ी मेहनत करके सब कुछ चुका दूंगा। सोहन तो फिर आ गया पैसे मांगने। पहले जो उधार लिया था वह चुकाया क्या? मालिक, मैंने सब कुछ टीना के इलाज में लगा दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। भगवान के लिए इस बार मेरी मदद कर दीजिए। एक बार कहा समझ नहीं आता? जब तक पिछला कर्ज नहीं चुकाएगा मैं एक पैसा नहीं दूंगा। अब भाग यहाँ से। सोहन निराश होकर वापस लौटता है। फिर वह साहूकार के पास जाता है। सोहन, तेरे जैसे गरीब को पैसे देकर मैं अपना नुकसान क्यों करूं? तू लौटाएगा कैसे? साहूकार जी, मेरी पत्नी की जिंदगी की बात है, भगवान के लिए। जा यहाँ से, मेरे पास फालतू का वक्त नहीं। सोहन टूटे दिल से घर वापस आता है। मधु की हालत धीरे धीरे और बिगड़ती है। आखिरकार वह दम तोड़ देती है। मधु की मृत्यु के बाद सोहन फूट फूट कर रोने लगता है। टीना माँ के पास बैठी थी और उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। मधु, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बचा न सका। मेरी गरीबी ने हमसे सब कुछ छीन लिया। माँ, तुम वापस आ जाओ। माँ, तुम वापस आ जाओ। सोहन मधु का अंतिम संस्कार करने के लिए गांव में लकड़ी मांगने जाता है। लोग उसकी गरीबी को समझते हुए उसे लकड़ी दे देते हैं, लेकिन जलाने के लिए कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता। सोहन, तू नीच जात का है, तेरी मदद कोई नहीं करेगा, तू खुद ही कर। सोहन सिर झुकाकर अकेले अपनी पत्नी का शव अपनी पीठ पर लादता है। टीना उसके साथ चल रही थी और वे दोनों मिलकर मधु का अंतिम संस्कार करने के लिए जंगल की ओर बढ़ते हैं। अंतिम संस्कार के बाद सोहन अपनी बेटी को लेकर घर लौटता है और उसकी आंखों में दर्द और थकान साफ झलकती है।
घर में प्रवेश करते ही वह फूट फूट कर रोने लगता है। मधु, तुम मुझे छोड़कर चली गई, मैं अकेला हो गया, अब किसके लिए जीऊं? टीना चुपचाप सोहन के पास आकर गले लग जाती है। सोहन का दिल टूट चुका था। मधु की मौत के बाद वह गहरे शोक में डूबा था। एक दिन ठंडी हवा और अकेलेपन से परेशान होकर वह जंगल की ओर चला गया। वहां शांति और ठंडक थी, लेकिन उसके दिल में सोनापन था। उसे महसूस हुआ जैसे मधु अब भी उसके पास हो। उसकी यादें हमेशा उसके साथ थी। वह आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देखता है। तभी एक पक्षी उसकी नजरों के सामने से उड़ता हुआ नीचे गिरता है। सोहन जल्दी से उस पक्षी के पास जाता है और उसे उठाता है। वह पक्षी अब भी संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसका एक पंख टूट चुका था। सोहन उसे ध्यान से देखता है। ये पंछी जो इतनी मुसीबतों के बाद उड़ने की कोशिश कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मुझे इस ठंड और अकेलेपन से बाहर निकलना होगा। मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ करना होगा। पत्नी को तो खो दिया, पुत्री को नहीं खो सकता। सोहन जंगल से वापस गांव की ओर चल रहा था। उसकी आंखों में विचारों की लहर थी। वह रास्ते में एक पुराने खंडहर के पास पहुंचता है। उसे देखकर उसके मन में सवाल उठता है। यह क्या है? पुराना खंडहर? लेकिन शायद इसमें कुछ हो सकता है। इसे नया रूप दिया जा सकता है। एक ठिकाना, एक सुरक्षित घर, जहां पर मैं और मेरी बेटी ठंड से बच सके। वह खंडहर के पास जाकर दीवारों और छत को ध्यान से देखता है। यह खंडहर जब हमारा ठिकाना बनेगा, मैं इसे एक सुरक्षित घर में बदल दूंगा। मिट्टी से मजबूत दीवारें बनाऊंगा, लकड़ी से छत ठीक करूंगा और ठंड से बचने के लिए इसे कपास से भर दूंगा। चाहे जितने दिन रात लगे, मैं इसे पूरा करके ही रहूंगा। सोहन खंडहर को देखकर दृढ़ निश्चय कर चुका था। वह लकड़ी और मिट्टी से घर बनाने का काम शुरू करता है। दिन रात मेहनत करते हुए कई दिनों और रातों की कड़ी मेहनत के बाद वह खंडहर को एक मजबूत और गर्म घर में बदल देता है। आखिरकार मैंने इसे बना लिया। अब यह घर मेरी बेटी टीना के लिए ठंड से बचने का सुरक्षित ठिकाना होगा। फिर वह अपनी बेटी को लेने जाता है। टीना जब नए घर को देखती है तो उसकी आंखें चमक उठती है। बाबा, यह घर तो बहुत अच्छा है। इसमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। आपने इसे इतने अच्छे से बनाया है। ये सब तुम्हारे लिए ही तो है बेटा। अब हमें ठंड से डरने की जरूरत नहीं। कुछ दिन बाद अचानक गांव में भारी बर्फबारी होने लगती है। सर्दी का प्रकोप इतना बढ़ जाता है कि गांव वाले अपने घरों में ठंड से ठिठुरने लगते हैं। छत पर ठंड की ढेर लग जाती है। ऐसी ठंड हमने पहले कभी नहीं देखी। अब क्या करें? हमारे घर भी हमें नहीं बचा पा रहे हैं। अगर यह ठंड और बढ़ गई तो हम सब खत्म हो जाएंगे। कुछ करना होगा, वरना बचना मुश्किल है। इसी बीच सोहन, जो उनकी बातें सुन रहा था, आगे बढ़कर कहता है, आप सब चलिए मेरे घर। मैंने ठंड से बचने के लिए एक मजबूत घर बनाया है। वहाँ आपको ठंड नहीं लगेगी। तुम्हारा घर? लेकिन तुम तो एक झोपड़ी में रहते हो। उसमें इतनी ठंड में कोई कैसे बचेगा? नहीं, मैं झोपड़ी में नहीं, गांव के बाहर के खंडहर में रहता हूँ। मैंने उसी खंडहर को अपने हाथों से नया घर बनाया है। खंडहर? वो तो पहले से ही टूट फूट चुका है। उसमें इतनी ठंड में कोई कैसे बच सकता है? ये सच है कि पहले वो खंडहर था, लेकिन मैंने उसे ऐसा घर बनाया है
जो ठंड को अंदर आने ही नहीं देता। मैंने लकड़ी, मिट्टी और कपास का इस्तेमाल करके उसे गर्म और सुरक्षित घर बना दिया है। आप सब एक बार मेरे साथ चलकर देखिए, वहां आप सबको राहत मिलेगी। गांव वाले संकोच करते हैं, लेकिन सोहन के कहने पर उसके घर जाते हैं। जैसे ही वे घर में प्रवेश करते हैं, उन्हें गर्माहट महसूस होती है। वाह, ये तो सचमुच गर्म है। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा यह खंडर भी ऐसा घर बन सकता है। सोहन, तुमने यह कैसे किया? यह घर तो किसी महल से कम नहीं लग रहा। ये तो मेहनत और सोचने का नतीजा है। मैंने ठंड से लड़ने के लिए यह घर बनाया है, अभी आप सबका भी है। तुमने हमारी जान बचा ली सोहन, तुम सच में एक महान इंसान हो। यही बात धीरे धीरे महल तक चली जाती है। महल के दरबार में एक सैनिक मंत्री से बात करता है। मंत्री जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा, महल में इतनी ठंड लगती है, लेकिन हमारे गांव में इतनी बर्फबारी होने के बावजूद एक भी व्यक्ति को ठंड नहीं लगती। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ मंत्री जी, हमारे गांव में एक आदमी है सोहन। उसने अपने घर को इस तरह से बनाया है कि उसमें ठंडी बिल्कुल नहीं लगती। बर्फबारी के बावजूद हमारे बच्चों को उसके घर में आराम से सोने का मौका मिलता है। सोहन, ऐसा क्या खास है उस आदमी में? वो सिर्फ एक साधारण आदमी है, लेकिन उसकी मेहनत और समझदारी ने हमारे गांव को ठंड से बचा लिया। अगर आप चाहें तो मैं आपको उसका घर दिखा सकता हूँ। ये बात तो सचमुच दिलचस्प है, मैं खुद देखना चाहूंगा। चलो, मुझे उसके घर ले चलो। मंत्री सैनिक के साथ गांव की ओर चल पड़ता है। गांव पहुंचकर मंत्री एक ग्रामीण से सोहन के बारे में पूछता है। क्या तुम जानते हो सोहन का घर कहाँ है? जी मंत्री जी, वही खंडर जिसे आप देख रहे हैं, वह सोहन का घर है। मंत्री खंडर की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह घर के पास पहुंचता है, उसकी आंखें ठहर जाती हैं। टूटे फूटे घर को देखकर वह हैरान हो जाता है और गहरी सोच में पड़ जाता है। यह तो बस एक खंडर जैसा लगता है, इसमें गर्मी कहाँ से आएगी? मंत्री घर के अंदर जाता है। सोहन उनका स्वागत करता है। आपका स्वागत है मंत्री जी, कृपया अंदर आइए, आराम से बैठिए। मंत्री घर के अंदर जाता है। अंदर का तापमान बिल्कुल आरामदायक था और उसे यकीन नहीं हो रहा था। ये कैसे हो सकता है? बाहर से तो यह खंडर जैसा दिख रहा है, लेकिन अंदर आकर मुझे तो गर्मी का एहसास हो रहा है। ये तो अद्भुत है। आपने यह कैसे किया? ये सिर्फ मेरी मेहनत और सामग्री का नतीजा है। मैंने लकड़ी, मिट्टी और कपास का इस्तेमाल किया ताकि ठंड को बाहर रखा जा सके। यह घर मेरे लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन गया है। ये सचमुच अद्भुत है, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। अगर बाहर से यह खंडर जैसा दिखता है, तो फिर अंदर ऐसा गर्म कैसे हो सकता है? मंत्री घर के बाहर आता है और गांव के लोगों से इस घर के बारे में और भी पूछता है। ये घर इतना जर्जित है, सोहन और उसका परिवार यहाँ कब से रहता है? मंत्री जी, सोहन की पत्नी ठंड के कारण 1 महीने पहले चल बसी। उसी के बाद से उसकी हालत और बिगड़ती चली गई। उसके पास रहने को कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए उसने इस खंडर को अपने हाथों से घर में बदल दिया। सोहन ने खुद मेहनत करके इस खंडर को ऐसा बनाया है कि अब यह न सिर्फ उसके परिवार बल्कि हमारे लिए भी एक सहारा है। जब बर्फबारी होती है तो हम सब इसी घर में जमा होकर ठंड से बचते हैं। मंत्री जी, ये घर भले ही पुराना है,
लेकिन सोहन का दिल बहुत बड़ा है। जब भी किसी को जरूरत होती है वह अपना घर दूसरों के लिए खोल देता है। अब यह जगह पूरे गांव के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मंत्री ग्रामीणों से विदा लेता है और महल की ओर लौटता है। महल में राजा से मिलने के बाद मंत्री राजा को सारी बातें बताता है। महाराज, गांव में गरीब मोची सोहन ने अपनी मेहनत और सूझबूझ से ऐसा घर बनाया है जो ठंड में भी गर्म रहता है। यह बर्फबारी और ठंड से बचने का अनोखा उपाय है। क्या एक मोची ने ऐसा कर दिखाया जो हमारे कारीगर नहीं कर सके? उसे तुरंत महल में बुलाया जाए। सोहन को महल बुलवाया जाता है। वह घबराते हुए राजा के सामने खड़ा होता है। तुम्हारा नाम सोहन है? जी महाराज, मुझे तुम्हारे घर के बारे में बताया गया। क्या ये सच है कि तुमने खंडर को ऐसा घर बना दिया है जो ठंड से बचाता है? जी महाराज, यह सच है। मैंने अपनी बेटी और खुद को ठंड से बचाने के लिए ये घर बनाया है। मेरी पत्नी ठंड की वजह से चल बसी, लेकिन मैंने ठान लिया था कि अपनी बेटी और गांव वालों को इस दुख से बचाऊंगा। तुमने सचमुच ऐसा कर दिखाया जो हम सब के लिए मिसाल है। तुम्हारी मेहनत ने न केवल तुम्हारी बेटी को सुरक्षित किया बल्कि पूरे गांव को प्रेरणा दी। अब तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए। महाराज, मैं एक साधारण मोची हूँ। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम्हारी सूझबूझ और कड़ी मेहनत से गांव के हर व्यक्ति को ठंड से बचने के उपाय चाहिए। मैं तुम्हें महल में काम पर नियुक्त करता हूँ। तुम्हारा काम होगा कि ऐसा घर बनाओ ताकि कोई भी ठंड से ना मरे। तुम्हारा यह हुनर पूरे राज्य को लाभ पहुंचाएगा। ये मेरे लिए एक सम्मान की बात है। मैं अपना सब कुछ लगाकर यह काम करूंगा। लेकिन मेरी एक विनती है। क्या विनती है सोहन? महाराज, मैं अपनी पत्नी मधु को ठंड से नहीं बचा पाया। यह दर्द हमेशा मेरे दिल में रहेगा। मेरी इच्छा है कि मैं अपने काम से हर उस इंसान को ठंड से बचाऊं जो मेरी पत्नी की तरह तकलीफ झेल रहा है। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम्हारी पत्नी के लिए ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। इसके बाद सोहन महल में काम शुरू करता है। वह अपनी कला और अनुभव का उपयोग करके ठंड से बचने वाले विशेष घरों का निर्माण करता है। महाराज, सोहन ने महल और गांव के लिए ऐसे घरों का निर्माण किया है जिसमें ठंड का कोई असर नहीं होता। ये घर अब राज्य के हर कोने में मशहूर हो रहे हैं। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते। सोहन ने यह साबित कर दिया कि ईमानदारी और मेहनत से हर कठिनाई का हल निकाला जा सकता है। उसे राज्य का मुख्य निर्माण अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। धीरे धीरे सोहन राजा का विश्वास पात्र बन जाता है। उसके बनाए घर पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो जाते हैं और वह राज्य के विकास में बड़ा योगदान देता है। एक दिन राजा सोहन को बुलाकर कहते हैं, सोहन, तुमने अपने काम से लोगों का जीवन बदल दिया। तुम न केवल हमारे राज्य के लिए एक काबिल व्यक्ति हो बल्कि एक प्रेरणा भी हो। तुम्हारी इस लगन को हम कभी नहीं भूल सकते। महाराज, यह सब आपकी कृपा और विश्वास का परिणाम है। मैं अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से यह काम करूंगा। जब सोहन महाराज को धन्यवाद करके अपने घर लौट रहा था, रास्ते में उसे वही राजेश जमींदार दिखाई देता है जिससे कि सोहन ने पहले कर्ज लिया था। जमींदार ने सोहन को देखा और तुरंत उसके पास आकर कहा, सोहन भाई, मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूँ। जो मैंने तुम्हारे साथ किया वह गलत था। तुमने मेहनत से जो घर बनाया है वह सचमुच अद्भुत है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए भी एक ऐसा घर बनाओ
ताकि मेरी भी हालत सुधर सके। जमींदार साहब, यह रहे आपके कर्ज के पैसे जो पहले आपसे मैंने लिए थे। नहीं सोहन, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तुमने जो किया उसके बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं शर्मिंदा हूँ कि तुम्हारी पत्नी के इलाज के लिए मैंने पैसे नहीं दिए। तुम मेरे लिए एक प्रेरणा हो, मुझे माफ कर दो। और हाँ, वह घर बनाने का वादा मुझे पूरा करो। मैं माफी तो नहीं दे सकता, लेकिन आपकी भलाई के लिए मैं आपके लिए भी घर बना दूंगा। यह सब मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है और मुझे खुशी हुई कि आप अपने किए पर पछता रहे हो। सोहन अपने घर आता है। इसके बाद सोहन ने राजेश जमींदार के लिए भी उसी तरह का घर बना दिया। सोहन का नाम न केवल गांव बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी सम्मानित हुआ।